सभी को नमस्कार। बच्चों, शुभाशीष कैसे हैं? आशा है अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। बेटा जी, ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। इस लॉकडाउन पीरियड में सभी कुछ चारों तरफ रुका सा लगता है। पापा मम्मी अपने कार्य नहीं कर पा रहे, बाहर नहीं जा पा रहे, जॉब ख़त्म, जॉब बंद हो रहे हैं, नौकरी पे नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल बंद हैं। एक चीज़ चल रही है, वो है समय। पेपर पक्का अगले साल फरवरी मार्च में ही होंगे। तो जब ये लॉकडाउन खुलेगा, क्लास लगेंगी, आप यदि ऐसा सोच रहे हैं कि जब सर पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ेंगे, तो आपके पास समय बहुत कम रह जाएगा। पेपर की तैयारी ठीक से नहीं होगी, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तो टीचर्स सिलेबस तेज़ी से चलाएंगे। हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ ना आए। तो आप घर पे हैं, इस खाली समय का सदुपयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, और उतना ही सीरियस होकर पढ़ाई करिएगा जितना आप क्लास में करते थे। आप ये मान के चलिए कि आपकी क्लासें ही चल रही हैं। चलिए देन बच्चों, आज शुरू करते हैं। फर्स्ट बुक है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमारी फर्स्ट बुक है। इस बुक से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और इससे पहले हमने जो 10 लेक्चर किए थे, वो लेक्चर किए थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास नामक बुक से। वो सेकंड बुक कहेंगे हम उसे, क्योंकि उसका बी पार्ट आता है पेपर में। और मैक्रो इकोनॉमिक समष्टि अर्थशास्त्र का ए पार्ट आएगा, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया समष्टि अर्थशास्त्र की फर्स्ट बुक। तो आज चैप्टर शुरू करेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम चैप्टर 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है बेटा? 10 मार्क्स। तो इंपॉर्टेंस समझते हो? 40 मार्क्स की टोटल बुक आएगी, उसमें से 10 मार्क्स का आपका ये चैप्टर है। मीन्स 1/4 कवर हो जाएगा, 1/4 बुक कवर हो जाएगी मार्क्स के हिसाब से। राष्ट्रीय आय इसको हम यूनिट 1 कहेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने अपने सिलेबस में इसको यूनिट 1 में डाला हुआ है। पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं कि सीबीएसई सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या हमें इस चीज़ में, इस चैप्टर में सीखना है, पढ़ना है। पहला, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। कुछ आधारभूत अवधारणाएं, कौन कौन सी? उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, स्टॉक और प्रवाह। ये हम इस यूनिट का राष्ट्रीय आय फर्स्ट के नाम से मैंने चैप्टर दिया है, नेशनल इनकम फर्स्ट। इस चैप्टर में, इस लेसन में हम यहाँ तक की चीज़ें करेंगे, और एक ये भी करेंगे द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। जो बोल्ड में लिखा हुआ है वो इस चैप्टर में शायद इस चैप्टर के 2 क्लासें होंगी, तो इन दोनों क्लासों में जो जो बोल्ड में लिखा हुआ है सिलेबस, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा सकल निवेश और मूल्यह्रास की बात करेंगे हम। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां, मूल्य संवर्धन विधि, व्यय विधि, आय विधि, राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल और शुद्ध देशीय उत्पाद, जीडीपी, एनडीपी, बाजार मूल्य और कारक मूल्य, वास्तविक और मौद्रिक जीडीपी, और जीडीपी और कल्याण। ये हमारा यहाँ तक का सिलेबस है। और इस सिलेबस में से जो बोल्ड में लिखा हुआ है, डार्क में लिखा हुआ है, वो इस चैप्टर में हम पूरा करेंगे। देन तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, जो सिलेबस की पहली लाइन है, ये बात दिमाग में रखना। 10 मार्क्स का है ये चैप्टर, ये यूनिट 10 मार्क्स की है। ये सारा सिलेबस, इसमें से 10 नंबर का
पेपर में आएगा। कितने नंबर का पेपर होगा? 20 मार्क्स का। 20 में से 10 नंबर इसके हैं। तो पहले हम बात करते हैं, 11th में आपने पढ़ी थी व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तभी हमने समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बीच का अंतर भी पढ़ा था। उस समय समष्टि अर्थशास्त्र शब्द से आपका परिचय करवाया था। तो इसका एक सिंपल सी परिभाषा देख लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत का वह हिस्सा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समग्रों के व्यवहार का अध्ययन करता है। जितनी भी समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं होती हैं, उनको हम अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन करते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाई मीन्स जैसे एक फर्म कितना उत्पादन कर रही है, बाजार में कितनी मांग है किसी बाजार की, कितनी उस वस्तु की मांग है, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत मांग कितनी है। अर्थात ये छोटे स्तर पर अध्ययन है, व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन है, और इसका अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन किया जाता है। आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इसके एग्जाम्पल धीरे धीरे, जैसे पहला ही चैप्टर हमारा राष्ट्रीय आय का है, एक रोजगार वाला चैप्टर है ना, आय और रोजगार, वो सारे इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे। देन कुछ चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स जब तक हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होंगे, ये चैप्टर हम ठीक से समझ नहीं सकेंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम सारे कॉन्सेप्ट्स को ढंग से समझें। पहला टॉपिक है हमारा अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर आगे इस पर डिटेल बात करते हैं। अंतिम वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी हैं और अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग के लिए तैयार हैं। उत्पादन की सीमा रेखा का क्या अर्थ हुआ बेटा? कि कोई भी वस्तु उत्पादन की प्रक्रिया में बनती है। जैसे आप एक आइसक्रीम का एग्जांपल ले सकते हैं। तो आइसक्रीम का रॉ मटेरियल दूध, चीनी, ये सारी चीज़ें, क्रीम, ये सारी चीज़ें एक जगह मिक्सअप की जाती हैं, फिर उनको फ्रीजर में जमाया जाता है, पैकिंग होती है। तो ये सारी प्रक्रिया क्या है जो उस फैक्ट्री में चल रही है, उस फर्म में चल रही है? उत्पादन की प्रक्रिया। जब इस प्रक्रिया को पूरा हो चुका होता है, वो उत्पादन प्रक्रिया से बाहर बिकने के लिए आ जाती है, तो वो कहलाएगी अंतिम वस्तु। समझ आया बेटा? अंतिम वस्तु को कौन प्रयोग करेगा? अंतिम प्रयोगकर्ता। ये दो हो सकते हैं। पहला उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। उपभोक्ता कौन होते हैं? परिवार, गृहस्थ भी कहते हैं हम इनको। तो उपभोक्ता परिवार द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए वस्तुओं को खरीदा जाता है। सिंपल है, हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए हम बाजार से बहुत सारी वस्तुएं खरीदते हैं। वो वस्तुएं कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? अंतिम वस्तुएं। इनका क्रय अंतिम उपभोग के लिए होता है। अभी ये अंतिम उपभोग शब्द आगे पढ़ेंगे। अतः इन्हें अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं भी कहते हैं। तो अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती हैं? वो अंतिम वस्तुएं जो उपभोक्ता द्वारा अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए खरीदी जाती हैं। जैसे कि एक परिवार या गृहस्थ द्वारा क्रय किया गया दूध। आपके परिवार में दूध चाहिए, जो आप जो दूध खरीद के लाते हैं, चाहे वो
किसी डेयरी से लें, चाहे वो मदर डेयरी से पैक्ड खरीदें, चाहे किसी दुकान से खरीदें, दूधिया से खरीदें, किसी भैंस वाले से खरीदें, वो दूध यदि आपका परिवार खरीद रहा है तो वो दूध कहाँ का एग्जाम्पल है? अंतिम वस्तुओं का, फाइनल गुड्स है। परिवार द्वारा अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को उपभोग व्यय कहा जाता है। देखिए नए नए शब्द आ रहे हैं, समझ रहे हो सारे शब्दों को, लेकिन इन शब्दों की टर्मिनोलॉजी आप ढंग से समझ लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा इन चीज़ों का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो जो परिवार अंतिम वस्तुएं खरीदता है वो कहलाती हैं अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं, और उन वस्तुओं को खरीदने पर जो व्यय किया जाता है, जो खर्च किया जाता है, वो कहलाता है उपभोग व्यय। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। दूसरा, अंतिम वस्तुओं को खरीदने वाला दूसरा कौन हो सकता है? दूसरा हो सकता है उत्पादक। भाई उत्पादक तो उत्पादन करते हैं, वो खरीदेंगे क्यों? उत्पादक तो उत्पादन करता है, फिर ऐसा क्यों उत्पादक क्यों खरीद रहा है? सोचिए जरा। उत्पादक वस्तुओं को इसलिए खरीदते हैं कि वो अपने उत्पादन प्रक्रिया में वो चीजें सहायक होती हैं। एक फर्म द्वारा पूंजी निर्माण या निवेश के लिए क्रय वस्तुएं हैं। भाई मान लीजिए मैं उत्पादक हूं आइसक्रीम का, मुझे आइसक्रीम की फैक्ट्री लगानी है, तो मुझे आइसक्रीम की फैक्ट्री के लिए आइसक्रीम जमाने की मशीन चाहिएगी, दूध, क्रीम और जो शुगर वगैरह एडिड फ्लेवर हैं उन सबको मिक्सअप करने के लिए एक मशीन चाहिएगी। ये मशीनें तो मुझे खरीदनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब उत्पादक भी कुछ वस्तुएं खरीदते हैं। यह अंतिम वस्तुएं न तो आगे बेची जाती हैं और ना ही उत्पादन प्रक्रिया में आगे रूपांतरण में प्रयोग की जाती हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। एक उत्पादक ने दूध खरीदा। अभी मैं आइसक्रीम की फैक्ट्री का ही एग्जांपल ले रहा था। आइसक्रीम की फैक्ट्री वाले ने दूध खरीदा, इसको रूपांतरित कर लिया उसने आइसक्रीम में। तो ये दूध अंतिम वस्तु नहीं है। समझ आई बात? ये दूध अंतिम वस्तु नहीं है, लेकिन उस फैक्ट्री को लगाने के लिए एक मशीन खरीदी थी उसने, फ्रीजिंग मशीन खरीदी थी, वो अंतिम वस्तु है। क्योंकि ये मशीन आगे वो बेच सकता है, इसको नहीं बेचेगा, बेचने के लिए नहीं खरीदी। इस दूध को तो रूपांतरित आइसक्रीम में बदल के और आगे बेचने के लिए खरीदा है। तो अंतिम वस्तुएं वो वाली वस्तुएं होंगी जो ना तो आगे बेची जाती हैं और ना ही उत्पादन प्रक्रिया में आगे रूपांतरण में प्रयोग की जाती हैं। तो मशीन कैसी हो गई? अंतिम वस्तु। दूध कैसी वस्तु हो गई? मध्यवर्ती वस्तु। अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। दूध क्या हो गया यहां? मध्यवर्ती वस्तु। आपसे पेपर में कई बार पूछा जाता है, बहुत सारी चीजें दे देते हैं, एक कंडीशन दे देते हैं कि ये बताइए मध्यवर्ती वस्तु है या अंतिम वस्तु है। इसके बारे में अभी डिटेल से समझेंगे कि हम उनको छांट सकें कि कौन सी वस्तु अंतिम वस्तु होगी, कौन सी वस्तु मध्यवर्ती वस्तु होगी। तो इन वस्तुओं को कहते हैं हम अंतिम उत्पादक वस्तु। जैसे एक फर्म द्वारा खरीदी गई मशीन, एक किसान द्वारा खरीदा गया ट्रैक्टर। किसान ने ट्रैक्टर क्यों खरीदा? खेती करने के लिए, आगे बेचने के लिए नहीं खरीदा। उस ट्रैक्टर की सहायता से वो खेती में उत्पादन करता है। तो ये ट्रैक्टर क्या हो गया? अंतिम वस्तु। उत्पादकों द्वारा अंतिम वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को निवेश व्यय कहते हैं। जो उत्पादक अंतिम वस्तुओं को खरीदने के लिए पैसा खर्च करते हैं वो क्या कहलाता है? निवेश व्यय, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जो उपभोक्ता अंतिम वस्तुओं को खरीदने के लिए पैसा खर्च करते हैं उसको क्या कहते हैं हम? उपभोग व्यय। क्या कहते हैं?
कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो दो तरह के एक्सपेंडिचर हो गए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय और निवेश व्यय। तो अंतिम वस्तुओं पर कुल व्यय यदि पूरे देश में हम ज्ञात करना चाहें तो किस किस को जोड़ लें? उपभोग व्यय को जोड़ लें और निवेश व्यय को जोड़ लें। दो ही तरीके से अंतिम वस्तुओं पर व्यय या खर्च किया जा सकता है। भाई दो ही तो संस्थाएं खर्च करती हैं, अंतिम वस्तुओं को खरीदती हैं। कौन कौन सी? परिवार और उत्पादक। परिवार कौन सा खर्च करेंगे? उपभोग व्यय। और उत्पादक कौन सा खर्च करेंगे? निवेश व्यय। तो अंतिम वस्तुओं पर व्यय उपभोग व्यय और निवेश व्यय कहलाएगा। अंतिम वस्तुओं का उत्पादन की सीमा रेखा पार करना क्या है? ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से आपको पता लगेगा कौन सी वस्तु अंतिम है और कौन सी वस्तु मध्यवर्ती है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपके लिए सिंपल सा एग्जांपल, चाय का स्टॉल देखा है आपने? बाजार में चाय की दुकान है, ठीक है, चाय स्टॉल है। ये व्यक्ति चाय बनाकर पूरे दिन बाजार में बेचता है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं। ये मत सोचना कि 100 रुपये का दूध कितना काम करेगा, इसमें तो चाय थोड़ी बनेगी। केवल एक एग्जांपल समझने के लिए है। व्यवहारिक रूप से तो वो ही जाने अपने बिजनेस में क्या करता है। मान लीजिए ये व्यक्ति 100 रुपये का सुबह दूध खरीदता है, 40 रुपये की चाय खरीदता है, चाय पत्ती, ठीक है बेटा जी। और 40 रुपये की ये चीनी खरीदता है, 20 रुपये की गैस जिस पे चाय बनाएगा या अन्य खर्च करता है। टोटल कितना खर्च किया बेटा इसने? 200 रुपये। और ये शाम को इससे 400 रुपये की चाय बनाकर बेच देता है। जो इसने पूरे दिन में चाय बेची वो कितने रुपए की बेची? 400 रुपये की। कितने रुपए का फायदा हुआ? चलिए 400 नहीं, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं 450 रुपये। तो प्रॉफिट कितना हुआ इसको? 250 रुपये का। ठीक हो गई बात। अब इसका पूरा ऑपरेशन करते हैं। ये दूध कहाँ से लाया होगा? डेयरी से, चाहे वो मदर डेयरी रही हो, चाहे सिंपल डेयरी रही हो, किसी दूधिया से लिया होगा, किसी भैंस वाले से लिया होगा, खैर जहाँ से भी लिया है। इस दूध को किसने खरीदा? चाय स्टॉल ने। क्यों खरीदा? चाय बना के आगे बेचनी है, ठीक है। तो उत्पादन प्रक्रिया कौन सी हो गई बेटा जी? चाय की उत्पादन प्रक्रिया है। क्या चाहता है चाय वाला? उत्पादन, चाय का उत्पादन चाहता है। तो फिलहाल दूध ये उत्पादन प्रक्रिया के अंदर है। ये चाय की पत्ती उत्पादन प्रक्रिया के अंतर है। चीनी उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। गैस भी इसी के अंडर में आएगी। और ये सारे क्या कहलाएंगे बेटा? मध्यवर्ती वस्तु। क्लियर हुई बात? दोबारा बताता हूं। यहां चाय वाले का उद्देश्य चाय बनाना है और चाय बनाकर बेचना है। जब चाय बेचेगा तभी उसको कुछ बेनिफिट होगा। तो चाय बनाने की प्रक्रिया में ये सारी चीजें काम आ रही हैं। और जब ये चीजें, ये वस्तुएं उसमें सहायता कर रही हैं, इनका क्या हो रहा है? रूपांतरण हो रहा है। ये सारी चीजें मिलके रूपांतरण से क्या बना रही हैं? चाय बना रही हैं। इनका क्या किया हमने? रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल देना। दूध, चाय पत्ती, चीनी,
और ये गैस नीचे जलाई होगी उसने, इन सारी चीज़ों को उसने क्या किया, रूपांतरित करके किस में बदल दिया, चाय में। तो इन चीज़ों का रूपांतरण हुआ, ये कहलाएंगे इसलिए मध्यवर्ती वस्तु। हाँ, यही दूध के पैकेट यदि कोई गृहस्थ ले जाता, गृहस्थ या परिवार, मान लीजिए आप अपने घर के लिए खरीद लाते, तब क्या होता बेटा जी, आप भी भले इसकी चाय बनाते हैं लेकिन उस चाय को बेचते नहीं, परिवार के सदस्य पीते ना। आपकी मम्मी चाय बनाती, आप लोग सब लोग मिलके पी लेते। मम्मी चाय बेचती हैं आपको कि भाई 10 रुपए की चाय, 15 रुपए की चाय, पहले आप 15 रुपए रसोई में जमा करो तब एक कप चाय मिलेगी, ऐसा नहीं है ना। अर्थात यहाँ पर इस दूध का रूपांतरण तो चाय के लिए हुआ है, लेकिन रूपांतरण किस दृष्टि से हुआ है, आर्थिक दृष्टि से नहीं हुआ, पैसा कमाने की दृष्टि से नहीं हुआ। तो ये दूध इस समय कहलाएगा अंतिम वस्तु। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो दोबारा से एक बार हम बात करते हैं। इस दूध का उत्पादन किया, यहां से पकड़ते हैं बात को, किसान ने। किसान ने बेच दिया डेयरी पे। डेयरी ने क्या किया, 100 रुपए का दूध इसको दिया, इसी डेयरी वाले ने 100 रुपए का दूध गृहस्थ को दे दिया, किसी परिवार को बेच दिया। भाई डेयरी वाले पे तो काफ़ी दूध होगा ना। तो उसने क्या किया, 100 रुपए का दूध तो चाय वाले को दे दिया और 50 रुपए का दूध गृहस्थ को दे दिया। एक जैसा ही दूध है, एक ही ड्राम में से दिया है। हाँ जी, हाँ बेटा जी, हम बात कर रहे थे डेयरी ने जो दूध खरीदा, डेयरी वाले के लिए, डेयरी एक तरह की फर्म है, इस फर्म के लिए दूध मध्यवर्ती वस्तु है। इसने दूध के साथ क्या किया, आगे बिक्री कर दी, इसलिए दूध क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तु। रूपांतरण नहीं किया। तो दो तरह की हम मध्यवर्ती वस्तुओं में दो काम कर सकते हैं, या तो उसका रूपांतरण कर दें, जैसे यहाँ दूध का रूपांतरण चाय में कर दिया था, या उसको आगे बिक्री कर लें, तब ये मध्यवर्ती वस्तु होगी। अर्थात उसको आगे हमें बिजनेस, आर्थिक क्रिया के लिए आगे प्रयोग करना है, चाहे वो उसका रूपांतरण करके बेच दें या आगे बिक्री कर दें। अब यहाँ इस डेयरी वाले ने क्या किया भाई, काहे के पैसे ले रहा है ये। मान लीजिए किसान ने इसको 40 रुपये पर केजी दूध दिया, डेयरी वाला 50 रुपये पर केजी दूध आपको दे रहा है, तो डेयरी वाला क्या कर रहा है, आपको सेवा दे रहा है। डेयरी वाला 10 रुपये किस चीज़ के ले रहा है पर लीटर पे, सेवा के, सर्विसेज के, कि भाई किसान के यहाँ से और आपके घर के पास तक लाने के लिए मैं आपसे 10 रुपये पर लीटर या 10 रुपये पर केजी इसके लेऊंगा। तो डेयरी ने क्या दी, आपको सेवा दी, सेवा के लिए पैसे ले रहा है। तो अब ये डेयरी वाले से क्या हुआ, 50 रुपये का दूध आपने खरीदा, 1 किलो दूध, इस 1 किलो दूध को आगे आपने किसी भी आर्थिक क्रिया में भाग नहीं लेने दिया, आपने इसको कंज्यूम कर लिया और किसी तरह का कोई पैसा, कहीं कोई उत्पादन आगे बेचना, आगे रूपांतरण करना, कुछ भी नहीं किया, कहीं कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ। दूध घर आने के बाद तो वो क्या बन गई बेटा जी, अंतिम वस्तु। और यही दूध जब चाय वाला खरीदता है, इसने इसको रूपांतरित कर दिया। रूपांतरित तो आपकी मम्मी ने भी किया इस दूध को चाय में, लेकिन वहां उस चाय को बेचा नहीं है, सेवाएं नहीं दी, आगे सर्विसेज नहीं करी। और यहां दूध वाले ने क्या किया, ये चाय बनाकर बेची है, रूपांतरित करके इसको बेच दिया। तो इस यहां आर्थिक क्रिया जरूरी है कि बेचना, यदि ये चाय नहीं बेचता, बेचना जरूरी है यदि आप इसको मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। तो मध्यवर्ती वस्तुएं ये सारी चीज़ें क्यों हो गई बेटा जी,
क्योंकि उसने चाय को आगे बेचा है। बाई चांस एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं कि चाय वाला सारे दिन दूध ये सारी चीज़ें खरीद के बैठा है दुकान पे, भले ही दुकान है, और इसके यार दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं और सारे दिन चाय फ्री पिला रहा है। या इसने आज सोचा, एक काल्पनिक चीज़ें हैं, इसने सोचा भाई आज तो मैं सबको फ्री चाय पिलाता हूँ। ये रास्ते में ये रिक्शा वाला, गरीब आदमी सबको बुला बुला के कहता है भाई आज फ्री चाय पियो, और शाम तक फ्री की चाय पिला के इसने एक भी पैसे की चाय नहीं बेची। तब ये दूध अंतिम वस्तु हो जाएगा, तब मध्यवर्ती नहीं रहेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। वो ही एक ही वस्तु है, दूध ही है, लेकिन मध्यवर्ती भी हो सकता है, अंतिम भी हो सकता है। यही चाय पत्ती है, यही चीनी है। यदि आप घर खरीद लाते और दूध में डाल के दूध पी लेते या चाय बना के पी लेते, जो गैस का सिलेंडर आपके घर आता है, ये सब कैसी वस्तुएं? अंतिम वस्तुएं हैं। यही चाय वाले की दुकान पे यदि वो चाय बेच रहा है, कैसी वस्तुएं हैं? मध्यवर्ती वस्तु। समझ आ गई बात? तो अंतिम वस्तुओं के कुछ अन्य उदाहरण की यदि हम बात करें, एक फर्म द्वारा खरीदी गई मशीन। एक फर्म ने मशीन, और अब क्लियर हो जाएगी आपको बात। एक फर्म है, मान लीजिए एक सिलाई मशीन की फर्म है, सिलाई के वो कपड़े सिलती है, कोई ऐसी फर्म है, या कोई दर्जी है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। कोई दर्जी मशीन खरीदता है, कपड़े सिलने की मशीन खरीदता है। क्यों खरीदी भाई उसने? कपड़े सिलने के लिए, या आगे बेचने के लिए? नहीं, कपड़े उसको सिलना है, तो उसके लिए कैसी वस्तु हो गई? अंतिम वस्तु। और अंतिम वस्तु भी कौन सी? फर्म क्या हो गई? फर्म हो गई उत्पादक। किसका उत्पादन कर रही है? सिले हुए वस्त्रों का उत्पादन कर रही है। तो फर्म के मालिक ने जो सिलाई मशीन खरीदी, उस पर जो पैसा खर्च किया, वो कहलाएगा निवेश व्यय, और ये मशीन कहलाएगी अंतिम वस्तु। और यदि इसी मशीन को फैक्ट्री से कोई डीलर खरीद के लाता और दुकान पे रख के बेचता, तो उस दुकानदार के लिए ये मशीन क्या थी? मध्यवर्ती वस्तु। क्योंकि उसने क्यों खरीदी? आगे बेचने के लिए। समझ आई बात? फर्म खरीद रही है तो अंतिम वस्तु, फैक्ट्री से डीलर खरीद के ला रहा है, अपनी दुकान पर रख लेता है, फर्म वाला जाता है, मशीन पसंद करता है, पैसे देता है, खरीदता है, ले आता है, तो उस डीलर के लिए वही मशीन क्या है? मध्यवर्ती वस्तु। ऐसे ही इस मशीन को यदि कोई गृहस्थ, आपकी मम्मी खरीद के ले आती घर के लिए कि वे घर में बच्चों के कपड़े हम सील लिया करेंगे, जो फट जाते हैं कपड़े या छोटे मोटे कपड़े सील लिया करेंगे, तो कैसी वस्तु होती है? अंतिम वस्तु, क्योंकि मम्मी उसके लिए पैसा नहीं कमाएगी उससे। और यदि आपकी मम्मी किराए पे कपड़े सीलने शुरू कर दे, इसी मशीन से कपड़े सील के और उनकी सेवा का पैसा ले रही हैं, मोहल्ले के, पड़ोस के, या सर्विसेज दे रही हैं, कपड़े सील के दे रही हैं मोहल्ले पड़ोस में, और उनसे पैसे ले रही हैं, तो वो कहलाएगी। तब ये मशीन कैसी कहलाएगी? तब भी अंतिम वस्तु होगी, लेकिन फर्म के रूप में होगी, तब वो निवेश व्यय होगा। और यदि मम्मी खरीद के लाती हैं, घर मशीन रखी हुई है, आपकी शर्ट फट गई, आपकी पैंट थोड़ी सी फट गई, मम्मी सील देती हैं, इसी पर्पज से मशीन रखी हुई है, तो वो उपभोक्ता वस्तु हो गई। एक व्यक्ति द्वारा खरीदा गया जूता, क्यों खरीदा भाई व्यक्ति ने? पहनने के लिए, या आगे बेचने के लिए? नहीं, पहनने के लिए। तो कैसी वस्तु हो गई? अंतिम वस्तु। और एक दुकानदार जो जूता खरीद के लाता है फैक्ट्री से, उसके लिए कैसी वस्तु हो गया जूता? मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि आगे बेचेगा। एक विद्यार्थी द्वारा खरीदी गई किताब, कैसी वस्तु? आप जो किताब खरीद के लाते हैं, अंतिम वस्तु, क्योंकि किताब आगे बेचनी नहीं है आपको, पढ़ने के लिए खरीदी है। उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई डाक टिकट, आप बाजार में, आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, आपको कोई लेटर भेजना है, उसके लिए टिकट खरीदते हैं, डाक टिकट जो हम चिपका के भेजते हैं लिफाफे पे, तो वो कैसी? अंतिम वस्तु।
किचन बागवानी द्वारा खरीदे गए बीज, आपके घर में पीछे छोटा सा गार्डन है, उसमें आप छोटे मोटे भिंडी, टमाटर, हरी मिर्च या घिया और तोरी, लौकी, इनके कुछ सब्जियां बो देते हैं, उनको किचन में इस्तेमाल कर लेते हैं, बेचते नहीं हैं। तो वो कैसी, वो बीज क्या कहलाएंगे? अंतिम वस्तु। और एक किसान जो खरीद के ला रहा है अपने खेत में बो रहा है, क्यों किसान खेत में किस लिए बो रहा है? कि उसको बाजार में बेच सके, उसके लिए कैसी वस्तु हो गई? वो रूपांतरण कर रहा है बीज का। चलिए आगे पढ़ेंगे अब इसके बारे में। एक परिवार द्वारा खरीदी गई मोटरसाइकिल, कैसी वस्तु? अंतिम वस्तु। और यही मोटरसाइकिल जब एजेंसी पे कंपनी से खरीद के लाते हैं एजेंसी वाले, उसके लिए कौन सी वस्तु? मध्यवर्ती वस्तु। एक गृहिणी द्वारा खरीदी गई सिलाई मशीन, बात हो गई, अंतिम वस्तु है। विद्यालय द्वारा खरीदा गया फर्नीचर, जो डेस्क होती हैं, विद्यालय ने खरीदी, कुर्सी खरीदी, आगे बेचनी नहीं है, उपयोग करना है, अंतिम वस्तु। कार्यालय में स्थापित किया गया कंप्यूटर, किसी फर्म में, फैक्ट्री में, ऑफिस में कंप्यूटर हमने ला के लगाया और अपने उपयोग के लिए लगाया है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, कैसी वस्तु? अंतिम वस्तु, क्योंकि आगे हमें अभी वो बेचना नहीं है। उपभोक्ता परिवार द्वारा खरीदी गई बिजली, आपके घर में जो बिजली का बिल आता है, अंतिम वस्तु। उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई दाल, आपके लिए, आप जो बाजार से दाल खरीद के लाते हैं, आपके पापा घर में बनती है, आप खाते हैं, कैसी वस्तु? अंतिम वस्तु। होटल वाले के लिए दाल क्या है? मध्यवर्ती वस्तु, वो बना के बेचता है। वकील द्वारा खरीदा गया प्रिंटर, अपनी सेवाओं के लिए खरीदा है उसने, अपने काम के लिए खरीदा, आगे ना बेचना है, तो कैसी वस्तु? अंतिम वस्तु। व्यापारी के पास वर्ष के अंत में बचा हुआ कोयला, ये थोड़ा सा ध्यान से, ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। एक व्यापारी ने, मान लीजिए उस साल, मान लीजिए उसका भट्टा है या कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसमें कोयला जलाया जाता है, उत्पादन कर रहा है, 10 टन कोयला खरीदा, उसमें से 6 टन कोयला उस लेखा वर्ष में, लेखा वर्ष कौन सा होता है? अकाउंटिंग ईयर, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च पे ख़त्म होता है। ये जो अकाउंटिंग ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2021 में ख़त्म होगा। इसने मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 के बाद या उसके बाद 10 टन कोयला खरीदा, इसमें से 6 टन कोयला इसने उपयोग कर लिया, इसका मतलब जला के फैक्ट्री में काम ले लिया। जैसे चाय वाले ने गैस जला के अपनी चाय बना ली थी, इसकी भी कोई फैक्ट्री है जिसमें चीज़ों को भट्टी चलानी पड़ती है, और इसके पास 4 टन कोयला 31 मार्च कितना 31 मार्च 2021 को शेष बच जाता है। तो उस कोयले में से 6 टन कोयला मध्यवर्ती वस्तु हो गई बेटा, और 4 टन कोयला कैसा हो गया? अंतिम वस्तु। तो ये याद रखना है, किसी भी व्यापारी के पास वर्ष के अंत में जो सामान बचेगा, चाहे वो कच्चा माल हो, चाहे वो तैयार माल हो, चाहे कैसा भी माल हो, वो कहलाएगा अंतिम वस्तु। इसके बारे में बहुत सारे साथी कंफ्यूज हैं, तो बेटा जी आपको हो सकता है कि कहीं कुछ कोई इन्फॉर्मेशन इससे अलग भी मिल जाए, लेकिन ये पक्का है जो मैं बता रहा हूँ, ये फाइनल है। मिठाई की दुकान द्वारा खरीदा गया फ्रिज, कैसी वस्तु? अंतिम वस्तु। मिठाई की दुकान वाला फ्रिज आगे बेच नहीं रहा, वो मिठाइयों को सुरक्षित रखने के लिए खरीदा है उसने, फ्रिज का उपयोग कर रहा है, कैसी वस्तु? अंतिम वस्तु। निवेश किया है, फर्म है मिठाई की दुकान और उसने निवेश व्यय किया है। देन अब बात करते हैं मध्यवर्ती वस्तु। बहुत सारी चीज, बहुत सारा कॉन्सेप्ट तो आपको मध्यवर्ती वस्तु का क्लियर ऊपर हो ही गया है। मध्यवर्ती वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती हैं और इनमें अभी मूल्य वृद्धि की जानी है।
हाँ जी, मूल्य वृद्धि नया शब्द आ गया, अर्थात उसकी कीमत बढ़ जानी है। जैसे यहाँ पे इसने कितने का सामान खरीदा था, 200 रुपये का, और मूल्य वृद्धि करके कितना कर दिया, 450। इसको हम कहते हैं मूल्य वृद्धि। 100 रुपये का दूध 40 रुपये की चीनी, 20 रुपये की गैस, 40 रुपये की चाय पत्ती, इन सारी चीज़ों को इसने खरीदा कितने रुपए में, 200 रुपये में, और इनकी मूल्य वृद्धि करके कितने रुपए बना दिए इसके, 200 रुपये के 450 रुपये शाम तक उसने। यही तो काम किया उसने दुकान पे बैठ के, कि 200 रुपये के कितने बना दिए, 450 रुपये। अब उसको हम कह देंगे जी 250 रुपये का इसको फ़ायदा हो गया। तो अर्थात इन सारी चीज़ों में उसने मूल्य वृद्धि कितने की कर दी, 250 रुपये की। तो ये मूल्य वृद्धि यदि हो रही है उसमें, तो वो मध्यवर्ती वस्तु है, और मूल्य वृद्धि नहीं हो रही तो फिर वो अंतिम वस्तु है। जैसे दूध था 50 रुपये का खरीद के लाए आपके पापा सुबह, इसमें मूल्य वृद्धि हुई, 100 रुपये का बिका है या 60 का बिका या 51 का बिका, नहीं बिका, सब कंज्यूम कर दिया, फ्री में पी गए, ऐसा ही हुआ। तो इसलिए एक ऐसी वस्तु हो गई अंतिम वस्तु। वही दूध है, कहीं मध्यवर्ती वस्तु बन जाता है तो कहीं अंतिम वस्तु बन जाता है। क्लियर हुई बात? डन। तो इनमें अभी मूल्य वृद्धि की जानी है। यह वस्तुएं अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं है, उनके पास नहीं पहुंची हैं। इनका प्रयोग उसी लेखा वर्ष में पुनः बिक्री या आगे अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में होता है। जैसे दूध, चाय, चीनी है, वो सब कैसा माल था, कच्चे माल के रूप में उपयोग किया, और तैयार माल क्या बना दिया उस चाय वाले ने, चाय। और अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है, जिसने चाय खरीद के पी है, तो उसके पास जो दूध था वो दूध अंतिम प्रयोगकर्ता के उपयोग के लिए तैयार नहीं है। समझ आई बात? जैसे हलवाई द्वारा खरीदा गया दूध आगे उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में, हलवाई ने दूध क्यों खरीदा, कि मुझे मिठाई का उत्पादन करना है, उसके लिए कैसा माल है, वो कच्चा माल है, अर्थात दूध का रूपांतरण किसमें कर दिया उसने, मिठाई में। डेयरी की दुकान द्वारा खरीदा गया दूध, डेयरी की दुकान ने, मैंने बताया था, पुनः बिक्री के लिए। तो इसका मतलब मध्यवर्ती वस्तु के दो उपयोग, के आगे उत्पादन के लिए जिसको मैंने रूपांतरण कहा था, या पुनः बिक्री के लिए। मध्यवर्ती वस्तुएं कौन खरीदेगा, केवल उत्पादक खरीदते हैं, वो भी किस रूप में, कच्चे माल के लिए या पुनः बिक्री के लिए। उत्पादक इसका मतलब दोनों तरह की वस्तुएं खरीदते हैं। जो मशीनरी वगैरह खरीद रहे हैं वो कौन सी वस्तु, अंतिम वस्तुएं, जिनको निवेश व्यय के द्वारा निवेश करते हैं। और ये उत्पादक कुछ कच्चा माल खरीदते हैं जिसको हम मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे, जिसको या तो ये आगे पुनः बिक्री कर देते हैं या फिर आगे उत्पादन में रूपांतरित कर देते हैं। उत्पादकों द्वारा एक लेखा वर्ष के दौरान मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत कहलाता है। ठीक हो गई बात? इसका मतलब उत्पादक दो तरह का व्यय करते हैं, दो तरह, एक मध्यवर्ती उपभोग और एक निवेश व्यय। सरकार द्वारा, कुछ एग्जाम्पल बेटा थोड़े से तिरछे हैं तो वो मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऐड कर दें। जैसे सरकार द्वारा सेना के लिए खरीदी गई टिकाऊ वस्तुएं जैसे ट्रक, विमान आदि मध्यवर्ती वस्तुओं की श्रेणी में सम्मिलित होती हैं। मिलिट्री के लिए सरकार ने ट्रक खरीद लिया, एक मिलिट्री के लिए एक हवाई जहाज खरीद लिया, कैसी वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु। क्यों? क्योंकि मिलिट्री क्या दे रही है, हमें सेवा दे रही है, हमारे देश की सुरक्षा करने की सेवा दे रही है, और उस सेवा के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता है। तो मिलिट्री क्या उत्पादन करती है, सेवा का उत्पादन करती है, और उस सेवा के उत्पादन में इन चीज़ों का प्रयोग होता है, इसलिए ये मध्यवर्ती वस्तु है।
क्योंकि इनका प्रयोग रक्षा सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, ना कि बाजार में बेचने के लिए। मध्यवर्ती वस्तुओं के कुछ अन्य उदाहरण, विद्यालय कैंटीन द्वारा खरीदी गई पेस्ट्री। क्यों खरीद रहा है भाई? बच्चों को बेचना है आगे, इसलिए मध्यवर्ती वस्तु हो गई। कीमत बढ़ा के बेचेगा, मूल्य वृद्धि करेगा ना पेस्ट्री की। पहले से 10 रुपए की लाया होगा तो आप लोगों को, बच्चों को 12 की बेचेगा वो, तभी तो वो शाम तक कुछ प्रॉफिट होगा उसे। तो मूल्य वृद्धि के लिए खरीदी उसने, पुनः बिक्री के लिए खरीदी, और पुनः बिक्री में भी कंडीशन क्या रखी उसने? मूल्य वृद्धि की। यहाँ एक एग्जाम्पल आपको फिर मैं भूल जाऊंगा, एक बात करता हूं दूसरी, कि एक फैक्ट्री वाले ने, फिर आइसक्रीम की ही फैक्ट्री लेते हैं। आइसक्रीम आपको नाम सुन के अच्छा सा लगता होगा, गर्मी है इसलिए मैं बार बार ये एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक आइसक्रीम वाले ने फ्रिज खरीदा। कैसी वस्तु? अंतिम वस्तु। निवेश किया है। ठीक हो गई बात? या एक मिठाई वाले ने, मिठाई के दुकान वाले ने फ्रिज खरीद लिया। कैसी वस्तु? अंतिम वस्तु। ऊपर पड़ा है अभी। अब साल भर बाद उसका काम धंधा चला नहीं दुकान वाले का, इसने इस फ्रिज को अपनी दुकान बंद कर दी, और दुकान बंद करेगा तो फ्रिज भी बेच देगा। तब क्या ये मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी? क्योंकि इसने आगे बेचा तो है इसे? नहीं, नो, क्योंकि उसने भले ही बेचा है लेकिन मूल्य वृद्धि नहीं की। यदि ये फ्रिज इसने शुरू में 20,000 रुपये का खरीदा होगा, एक साल बाद यदि इसने बेचा होगा तो 15,000, 10,000, 5,000, 18,000, 20,000 का तो नहीं बिका होगा इसका। तो इसलिए, क्योंकि उसने इसमें प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से बेचा ही नहीं था, खरीदा ही नहीं था। इसने तो किस उद्देश्य से खरीदा था? अपनी मिठाइयों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से। तो भले ही इसने बेच दिया, लेकिन 20,000 का कितने हजार में बेचा? 15,000 में। तो मूल्य वृद्धि नहीं हुई, ना ये उद्देश्य था इसका, इसलिए तब भी ये फ्रिज कैसा रहेगा? अंतिम वस्तु ही रहेगा। देन फैक्ट्री द्वारा खरीदा गया कोयला, कैसा बेटा जी? मध्यवर्ती वस्तु। उपयोग कर रहा है, उत्पादन में उपयोग कर रहा है, लेकिन जितना कोयला वर्ष के अंत में बच जाएगा वो अंतिम वस्तु। व्यापार में उपभोग की गई बिजली, जो आपके घर में बिजली आ रही है, वो मध्यवर्ती वस्तु। लेकिन किसी फैक्ट्री में जो बिजली उपयोग हो रही है वो वस्तु के उत्पादन में काम आ रही है, मध्यवर्ती वस्तु। पुस्तक विक्रेता द्वारा खरीदी गई किताबें, जो आपके यहाँ स्टेशनरी की दुकान वाला किताबें खरीद के लाता है, वो कैसी वस्तु? मध्यवर्ती वस्तु। वो उसमें मूल्य वृद्धि करके आपको बेच रहा है, 2 रुपये पर किताब, 5 रुपये पर किताब, कुछ ना कुछ कमा के देगा आपको। आप जो खरीदेंगे वो अंतिम वस्तु, क्योंकि आप आगे बेच नहीं रहे। एक फर्म द्वारा खरीदी गई डाक टिकट, मध्यवर्ती वस्तु। क्यों? फर्म वो सारे खर्चे जोड़ लेगी, वो सब मध्यवर्ती लागत में काउंट हो जाएंगे। वही फैक्ट्री का इतना खर्चा हुआ, उसमें टिकट भी जुड़ेंगे। आप जो खरीद के लाते हैं ये स्पेशली बच्चियां अपने भाई को भेजने, राखी भेजने के लिए जो लिफाफे पर डाक टिकट लगा के भेजती हैं, वो अंतिम वस्तु। गेहूं उगाने के लिए किसान द्वारा खरीदे गए बीज, कैसी वस्तु? मध्यवर्ती वस्तु। जो हम पहले बात कर रहे थे कि आपने किचन गार्डन के लिए जो सब्जी के बीज खरीद के लाए, कौन सी वस्तु? अंतिम वस्तु। क्यों? क्योंकि उससे उत्पन्न हुई सब्जियां आप बाजार में बेचने नहीं जाएंगे, अपने घर में ही काम कर लेंगे, उसका पैसे से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन जो किसान वही बीज खरीद के ला रहा है, अपने खेत में सब्जियां उगा रहा है और उसको फिर सब्जियों को बाजार में बेच रहा है, तो कैसी वस्तु? मध्यवर्ती वस्तु। एक मशीन के डीलर द्वारा खरीदी गई मशीन, बात हो गई थी आपसे, कैसी वस्तु? मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि मूल्य वृद्धि करके आगे बेचेगा, आपको सेवा दे रहा है। प्रकाशक द्वारा खरीदा गया कागज, प्रकाशक पब्लिशर, जो किताबें पब्लिश करते हैं, कैसी वस्तु? कैसा? ये कागज कैसा? मध्यवर्ती वस्तु। क्यों? क्योंकि ये कागज से क्या बनाएगा? किताब बनाएगा। कागज का रूपांतरण किस में कर दिया? किताब में कर दिया, और उसको बेचेगा। तो कागज 100 रुपये का खरीदेगा तो कम से कम 500 या 1000 रुपये की किताब बेचेगा। इसलिए
मूल्य वृद्धि हो गई कागज में, कहलाएगी मध्यवर्ती वस्तु। किराने की दुकान द्वारा खरीदे गए चावल कैसी वस्तु? मध्यवर्ती वस्तु। सिंपल है, क्योंकि आगे मूल्य वृद्धि करके बेच रहा है। 70 रुपये किलो खरीद के लाया तो आपको 80 रुपये किलो बेचेगा। लेकिन आपकी मम्मी यदि खरीद के लाती हैं उस किराने की दुकान से और उन चावलों को फिर घर में उपयोग करती हैं, कैसी वस्तु? अंतिम वस्तु। वही चावल दुकानदार के यहाँ मध्यवर्ती वस्तु और आपके घर में आते ही अंतिम वस्तु। किसी फर्म द्वारा प्रयोग की गई बिजली, ऊपर बात हो गई, मध्यवर्ती वस्तु। स्कूल द्वारा खरीदे गए चौक डस्टर कैसी वस्तु? मध्यवर्ती वस्तु। क्यों? इससे सेवा का उत्पादन हो रहा है। कौन सी सेवा? पढ़ाने की सेवा। जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, उस सेवा के उत्पादन में चौक और डस्टर सहायक हैं, इसलिए कैसी होगी? मध्यवर्ती वस्तु। बिल्कुल ऐसी ये चौक और डस्टर ऐसी हो गए जैसे मिलिट्री द्वारा खरीदे गए, कौन से? सेना द्वारा खरीदी गई ट्रक और विमान। उनसे सेना रक्षा सेवा दे रही है, यहाँ आपको शिक्षा सेवा दे रहे हैं स्कूल। किसान द्वारा खरीदा गया उर्वरक खाद, मध्यवर्ती वस्तु। आटा चक्की द्वारा क्रय किया गया गेहूं, मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि वो आटे में रूपांतरित करके आगे बेचेगा, मूल्य वृद्धि करेगा। 100 रुपये का गेहूं पीसने के बाद 130 या 150 रुपये में बेचेगा, मूल्य कुछ ना कुछ मूल्य बढ़ा के बेचेगा, इसलिए कैसा? मध्यवर्ती वस्तु। वही गेहूं आप अपने घर में खरीद लाओ और घर में रखा रहे, फिर बाद में पिसवा के आप आटा पिसवा के रोटी बना के खा लें, कैसी वस्तु? वही गेहूं, अंतिम वस्तु। कपड़ा मिल द्वारा इस्तेमाल किया गया कपास, मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि कपास का रूपांतरण कपड़े में करेगा, वो मूल्य वृद्धि करेगा, आगे बेच देगा। मिठाई की दुकान द्वारा खरीदी गई चीनी, मध्यवर्ती वस्तु। आपके परिवार द्वारा खरीदी गई चीनी, अंतिम वस्तु, क्योंकि आगे रूपांतरित नहीं कर रहे, रूपांतरित कर भी रहे हैं तो मूल्य वृद्धि नहीं कर रहे। भले उस चीनी से आप भी, आपकी मम्मी भी मिठाई बना लें, लेकिन वो मिठाई बेचेंगे नहीं, इसका मतलब उसमें मूल्य वृद्धि नहीं हुई, और मूल्य वृद्धि नहीं हुई तो वो मध्यवर्ती वस्तु नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स हम, हालांकि बहुत कुछ हमें क्लियर हो गया है, आपको समझ आ गया होगा। वस्तु का अंतिम उपयोग ही महत्व रखता है। कौन सी वस्तु मध्यवर्ती है, कौन सी अंतिम है? वस्तुओं के नाम आप याद नहीं कर सकते कि भाई दूध मध्यवर्ती है, चीनी अंतिम है, ऐसा कुछ नहीं है। उस वस्तु का उपयोग क्या हो रहा है ये डिपेंड करेगा कि वो वस्तु अंतिम कहलाएगी या मध्यवर्ती। जैसे किसान द्वारा उत्पादित दूध यदि कोई गृहस्थ या परिवार खरीदता है, किसान से आपने दूध खरीद लिया, आपने घर में ले आए और उसका उपभोग करता है, तो वो कौन सी वस्तु? अंतिम वस्तु। और यदि यही दूध कोई डेयरी वाला या हलवाई खरीदता है तो यह मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी, क्योंकि डेयरी वाला क्या करेगा? उसको पुनः बिक्री कर देगा, हलवाई उसका रूपांतरण करके मूल्य वृद्धि कर देगा, ये पुनः बिक्री में भी मूल्य वृद्धि करके बेचेगा। दोनों ही बेच रहे हैं, ये रूपांतरित करके बेच रहा है और ये पुनः बिक्री कर रहा है, लेकिन दोनों में एक समानता है कि दोनों ही मूल्य वृद्धि कर रहे हैं। अतः कोई भी वस्तु अपने आप में ना तो अंतिम होती है और ना ही मध्यवर्ती होती है, यह इसके अंतिम उपयोग पर निर्भर करता है। क्लियर हुई बात? बहुत सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए, आपको समझ आ गई होगी। एक सिलाई मशीन यदि कोई डीलर खरीदता है, कोई फर्म खरीदती है कपड़े सिलने के लिए, तो फर्म के लिए कौन सी? अंतिम वस्तु, और डीलर के लिए मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि वो आगे बेचेगा। फर्म आगे मशीन नहीं बेचेगी, उस मशीन से सिले हुए कपड़े बेचेगी। एक ही वस्तु अंतिम अथवा मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो अब आप बेटा जी। राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय की जब हम गणना करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है। उसी लेखा वर्ष में फर्म द्वारा इस्तेमाल मध्यवर्ती वस्तु होती हैं। जैसे मैंने ऊपर कोयले वाला एग्जाम्पल दिया था कि 10 टन कोयला खरीदा, 6 टन उसने उपयोग कर लिया, तो कौन सा? मध्यवर्ती वस्तु। 4 टन जो बचा वो अंतिम वस्तु। एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। एक फर्म ने 2020 में यदि 20 टन गेहूं खरीदा, उसमें से 16 टन गेहूं की ब्रेड बनाकर बेच दी, है ना, गेहूं से आटा पीसा, आटे से ब्रेड बनाई, 16 टन कंज्यूम कर लिया उसने, ब्रेड बना के बेच दी, अर्थात गेहूं को किस में रूपांतरित कर दिया? ब्रेड में। तो मूल्य वृद्धि की, और ये मूल्य वृद्धि होते ही
ये हो गए 16 टन मध्यवर्ती वस्तु। शेष 4 टन गेहूं अंतिम वस्तु माना जाएगा क्योंकि उस वर्ष के अंत तक इसका उपयोग नहीं हो सका। कौन सी वस्तु? अंतिम वस्तु। ये थोड़ा सा ये वाला एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पेपर में थोड़ा सा टिपिकल सी चीजें ही पूछते हैं, बहुत सिंपल चीजें नहीं पूछते। अब आगे तो इस सिलेबस में से हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा जी? समष्टि अर्थशास्त्र क्या है ये बात हो गई। आधारभूत अवधारणा उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत नहीं, हमने कौन सी पढ़ी? अंतिम वस्तुएं पढ़ ली और मध्यवर्ती वस्तुएं पढ़ ली। ठीक से समझ आ गई होंगी। इसके बाद बात करें हम किसकी? उपभोक्ता वस्तुएं, केवल उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं। चलो यहां तक की बात कर ही लेते हैं, अभी तो हैं 10 मिनट हमारे पास। तो उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तु वह अंतिम वस्तु होती है जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है और इनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता, जिनका उपभोग किया जाता है। सिंपल सी बात करें तो उपभोक्ता वस्तुएं जिनका उपभोग किया जाता है। उपभोग कब करते हो आप? जब आपको आवश्यकता होती है और उस उपभोग से आपकी आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं। आपको भूख लग रही है ना, आप बाजार से एक समोसा खरीद के खाते हैं। समोसे से यदि आपकी भूख मिटती है तो आपको संतुष्टि मिलेगी। तो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष सीधे सीधे रूप से संतुष्ट करती हैं, वो अंतिम वस्तुएं होती हैं और इनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में नहीं किया जाता। कौन कौन सी होती हैं बेटा उपभोक्ता वस्तुएं? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। टिकाऊ मीन्स जो लंबे समय तक टिकती हैं। ये वस्तुएं जिनका उपयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है। सापेक्ष मूल्य भी जब कई वर्षों तक चलती हैं तो इनका मूल्य भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, अधिक होता है। जैसे आपके घर में टीवी है, रेडियो है, कार है, स्कूटर है, फ्रिज है, ये कैसी कहलाएंगी? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। सिंपल वन समझ आ गई होंगी। अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका उपयोग 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए किया जाता है। बहुत सारे वर्ष नहीं, लगभग 1 साल 2 साल। जैसे आपके कपड़े हैं, फर्नीचर है, क्रोकरी है ना। बहुत, जैसे आप फर्नीचर कह सकते हो जी हमारे घर में तो सोफ़ा 10 साल से पड़ा है, तो ये तो टिकाऊ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसी कोई बीच में कह सकते हैं हार्ड एंड फास्ट लाइन नहीं है कि ये चीज़ पक्का ही टिकाऊ है, ये अर्ध टिकाऊ है। एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपको फर्नीचर का एग्जाम्पल अच्छा नहीं लग रहा भाई, तो 8-10 साल चली जाता है हमारे घर का बेड और सोफ़ा, तो आप कपड़े और क्रोकरी का दे दो। वैसे कुछ कुछ महिलाएं क्रोकरी भी बहुत बहुत दिन चला देती हैं, है ना, 8-8 10-10 साल चला देती हैं। लगता है मेरी मम्मी बताती हैं, एक कांच का गिलास था मम्मी के पास, तो मेरी माता जी ने बताया कि ये तेरे जन्म पे खरीदा था और उस समय मेरी उम्र 45 साल थी, तो कांच का गिलास 45 साल चला दिया मेरी माता जी ने। कहाँ रखोगे? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु से भी बहुत ऊपर। लेकिन क्रोकरी है अर्ध टिकाऊ। कांच का था, बाई चांस चला दिया, 10-12 गिलास खरीदे होंगे, 1-2 गिलास बच रहा है जो 45 साल तक रखा रहा, कहीं डेली यूज में नहीं आ रहा होगा। कांच का था, अगले दिन भी टूट सकता था, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा बहस का विषय नहीं है कि कौन कितना चलाता है। केवल आपको उपभोक्ता वस्तुओं की डेफिनेशन और इनका सिंपल सा एक बाइफर्केशन है। गैर टिकाऊ एकल उपयोग वस्तुएं एक बार में उपयोग में खत्म हो जाती हैं। जैसे डबल रोटी है, एक बार खाओगे बात खत्म, फिर नहीं बचेगी, बार बार उस डबल रोटी का उपयोग कर ही नहीं सकते। दूध है, दूध पी लो, चीनी चाय बना लो, है ना, और मिठाई बना लो घर में, उसके बाद ख़त्म, नया खरीदना पड़ेगा। राशन है, दाल चावल ये सब चीज़ें, चीनी है, पेट्रोल है और आपका रिफाइंड ऑयल है, सरसों का तेल है, ये सब कैसी हैं? गैर टिकाऊ एकल उपयोग की वस्तुएं, एक ही बार उपयोग होंगी, उसके बाद उपयोग नहीं होंगी। एक होती हैं सेवाएं, सर्विसेज,
गैर भौतिक वस्तुएं, गैर भौतिक भौतिक वस्तुएं वो होती हैं जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका कुछ आकार होता है, गैर भौतिक। सेवाएं जो होती हैं, ना हम उनको देख सकते हैं, ना हम उनको छू सकते हैं, ना उनका कोई आकार होता है, जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, सेवाएं कहलाती हैं। जैसे डॉक्टर सेवा देता है, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी हैं तो वो पर्चा सेवाएं नहीं है, दवाइयों का पर्चा। जो डॉक्टर ने दिमाग से सोच के तुम्हें कौन सी बीमारी है, उसमें कौन सी चीज़ें हेल्पफुल हैं, वो जो सर्विसेज है, एक अध्यापक द्वारा, एक वकील द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं, ये कहलाती हैं सेवाएं। तो ये बात हो गई उपभोक्ता वस्तुओं की। इसके बाद वस्तुएं होती हैं कुछ पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं ये भी अंतिम वस्तुएं होती हैं। देखिए बेटा जी, उपभोक्ता वस्तुएं भी अंतिम वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं भी अंतिम वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वे अंतिम वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, जिनका मूल्य उच्च होता है। यह उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं तथा इन वस्तुओं का प्रयोग करने से इनका मूल्यह्रास होता है। चलिए ऑपरेशन करते हैं इस चीज़ का, इस डेफिनेशन का। जैसे एग्जाम्पल प्लांट मशीनरी, वहीं आ जाओ जी। कौन सा एग्जाम्पल लें? आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम की फार्म का, फैक्ट्री का, या एक दर्जी का? चलो दर्जी का ले लेते हैं इस बार। बार बार आइसक्रीम, इतनी ज़्यादा आइसक्रीम भी अच्छी नहीं होती खानी, है ना। तो टेलर का, टेलर की दुकान का ले लेते हैं। टेलर की दुकान ने एक सिलाई मशीन खरीदी, मूल्य कैसा है? उच्च है, निवेश किया है उसने। वो सिलाई मशीन 2 कपड़े सिलते ही खत्म हो जाएगी? 1 साल में खत्म हो जाएगी? नहीं, 2 कपड़े 2 दिन में खत्म नहीं होगी, कई वर्षों तक चलेगी। उत्पादन प्रक्रिया, क्या उत्पादन कर रहा है? सिले हुए कपड़ों का उत्पादन कर रहा है। कपड़ा खरीदता है, कपड़े सिल के बेचता है, तो सिले हुए कपड़ों का उत्पादन कर रहा है। उस प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग की जाती है, जिसका मूल्य उच्च होता है, ज़्यादा कीमत की आएगी। आइसक्रीम की फैक्ट्री में जो आइसक्रीम जमाने की मशीन है वो बहुत मूल्यवान होती है, या फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनरी लगी रहती हैं, ये सब कैसी होती हैं? उच्च मूल्य की होती हैं। ये उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति होती हैं, प्रॉपर्टी है इनकी, निवेश किया है। एक टेलर की दुकान वाले ने 4 सिलाई मशीनें खरीदी, एक ने 40 खरीदी, तो जिसके पास 40 हैं, इसका मतलब वो ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री है, ज़्यादा बड़ी फर्म है। तथा इन वस्तुओं के प्रयोग से इनका मूल्यह्रास होता है। मूल्यह्रास आगे डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी इतना समझ लीजिए, मूल्यह्रास का मतलब कीमत का कम होना। वो सिलाई मशीन जो उसने 5,000 रुपये की खरीदी थी, 1 साल बाद उसकी कीमत, यदि वो बेचना भी चाहे तो कीमत रह जाएगी 4,000 रुपये। इसको हम कहते हैं मूल्यह्रास, कीमत का कम हो जाना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसमें टूट फूट होगी, उसको मेंटेनेंस करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं मूल्यह्रास। अर्थात कीमत लगातार कम होती जाएगी, उस पर खर्च भी होगा। कैसे होगा, क्यों कीमत कम होती है, कितनी कीमत, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी डिटेल अभी हम डेप्रिसिएशन में पढ़ेंगे, मूल्यह्रास में पढ़ेंगे। यद्यपि नट बोल्ट, कील, पेच आदि कई वर्षों तक प्रयोग किए जाते हैं। समझते हो, किसी मशीन में लगा हुआ बोल्ट, कोई कील लग रही है ना, कोई पेच, सॉरी पेज नहीं है, पेच है, स्क्रू, कई वर्षों तक। लेकिन ये पूंजीगत वस्तु नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि इनका मूल्य उच्च नहीं होता। तो पूंजीगत वस्तुओं में ये उच्च मूल्य गुण होना चाहिए, उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए उसे, स्थिर परिसंपत्तियां वो होती हैं उनकी। क्योंकि तो ये पूंजीगत वस्तुएं क्यों नहीं है? क्योंकि इनका मूल्य कम होता है। नेक्स्ट, सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं हैं। पूंजीगत उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेती हैं, परिभाषा में ही है, परंतु सभी उत्पादक वस्तु पूंजीगत वस्तु नहीं है। क्यों? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये सेंटेंस लिख दिया कि सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तु हैं, परंतु सभी उत्पादक वस्तु पूंजीगत वस्तु नहीं है। क्यों? एक उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिएगा बेटा जी,
फर्म द्वारा खरीदा गया कच्चा माल उत्पादक वस्तु है, लेकिन यह पूंजीगत वस्तु नहीं है। सिलाई मशीन वाले के पास ही दोबारा चलते हैं। कपड़ा खरीदता है, पहले उसने सिलाई मशीन खरीदी, दुकान खरीदी, तो सिलाई मशीन क्या हो गई? पूंजीगत वस्तु। बार बार उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग की जाती है, उच्च मूल्य है, मूल्यह्रास भी होता है, समय के साथ उसकी कीमत घटती चली जाती है, स्थिर परिसंपत्तियां हैं। लेकिन उसने कपड़ा सिलने के लिए जो धागा खरीदा, जो बटन खरीदे, जो कपड़ा खरीदा, वो भी उत्पादक वस्तु तो हैं, उन्हीं से तो सिले हुए कपड़े का उत्पादन हुआ, लेकिन वो पूंजीगत वस्तु नहीं है। तो कच्चा माल जितना भी है वो सारा कैसा हो गया? पूंजीगत वस्तु नहीं है, मध्यवर्ती वस्तु है वो। फिर चाय वाले के पास चलें एक बार, हैं? बार बार एग्जाम्पल तो हम इसी का ही ऑपरेशन कर लेते हैं। चाय वाले के पास चूल्हा भी तो होगा एक, गैस का। ये चूल्हा तो वर्षों काम करेगा इसका। कैसी वस्तु हो गई? पूंजीगत वस्तु। ये सारी वस्तुएं कैसी हो गई? मध्यवर्ती वस्तु। और उत्पादन प्रक्रिया में इन्होंने भी भाग लिया, इन सारी चीजों ने भी भाग लिया, और उत्पादन प्रक्रिया में इस चूल्हे ने भी भाग लिया। इसके बिना तो चाय का उत्पादन थोड़ी होता। तो इन सारे उत्पादन के ये सारी उत्पादक वस्तुएं तो हैं, लेकिन इसमें से ये सारी चीजें कैसी? पूंजीगत वस्तु नहीं है। सालों साल नहीं चलेंगे, खत्म हो जाएंगे, मूल्यह्रास भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा उच्च कीमत की भी नहीं है, ये सालों साल चलेगा, उत्पादन प्रक्रिया में भाग ले रहा है। तो ऐसी हर एक वस्तु जो उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेती है उत्पादक वस्तु कहलाती है। लेकिन इस उत्पादक वस्तुओं में से भी जो वस्तुएं कह सकते हैं आप उच्च मूल्य की होती हैं, वर्षों तक काम करती हैं, जिनमें मूल्यह्रास होता है, वो वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, सभी मशीन पूंजीगत वस्तु नहीं होती। जैसे दर्जी की दुकान में रखी सिलाई मशीन कैसी मशीन है बेटा? उसकी परिसंपत्ति है, स्थिर परिसंपत्ति है, इसे पूंजीगत वस्तु कहेंगे। परंतु ऐसी ही सिलाई मशीन किसी उपभोक्ता परिवार के घर में है तो ये पूंजीगत वस्तु नहीं है। कौन सी वस्तु कहेंगे? उसे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कहेंगे। और ये दोनों ही अंतिम वस्तुएं तो हैं ही। क्लियर? देन यहाँ तक की बात आशा है, उम्मीद है, मुझे विश्वास भी है कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आप ढंग से एक बार दोबारा इस लेक्चर को पढ़ेंगे, समझेंगे, नोट्स पढ़ेंगे। बार बार मैं बताता हूँ, जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छे से समझ आएगा। ध्यान से सुना करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, जो चीज़ें आपको ठीक लगती हैं उनको नोट भी किया करो। ढंग से जब तक दिमाग में नहीं बिठाओगे चीज़ें आगे समझ नहीं आएंगी, और यदि ये चीज़ें समझ नहीं आई तो इससे आगे वाली चीज़ें फिर और डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। इसलिए कोई भी लेक्चर आप ध्यान से शुरू में ही जहाँ चैप्टर शुरू होता है वहीं से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर आगे ईजी होता जाएगा। अब हम बात एक बार इसके रिवीजन की कर लेते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा। तो आज हमने पढ़ा समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, कुछ आधारभूत अवधारणाओं में उपभोक्ता वस्तुएं पढ़ ली, पूंजीगत वस्तुएं पढ़ ली, अंतिम वस्तुएं पढ़ ली, मध्यवर्ती वस्तुएं पढ़ ली। कल हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा पढ़ी थी हमने। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र में उदाहरण सहित क्या अंतर हो सकता है ये अब हम बता सकते हैं। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं इनकी परिभाषा की बात करी थी। अंतिम वस्तुओं को कौन कौन उपयोग करते हैं? उपभोक्ता उपयोग करते हैं और उत्पादक उपयोग करते हैं। इसी में हमने निवेश व्यय क्या होता है और उपभोग व्यय क्या होता है, ये दोनों चीज़ें
के बारे में जाना। इसके साथ साथ अंतिम वस्तुओं पर व्यय का फॉर्मूला हमें पता लगा। अंतिम वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा को पार करना क्या होता है, ये हमने इस एग्जाम्पल से समझा। चाय के एग्जाम्पल की बात करी थी, ये ढंग से समझ लिया हमने। उम्मीद है ठीक से आपको समझ आया होगा। बहुत सारे हमने एग्जाम्पल अंतिम वस्तुओं के, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, इनके भी एग्जाम्पल्स हमने, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े, समझे, तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अब मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु का। इसके बाद इनमें और अंतर जानने के लिए इनकी कुछ विशेषताएं हमने देखी कि वस्तु का अंतिम उपयोग ही महत्व रखता है। एक ही वस्तु अंतिम भी हो सकती है, मध्यवर्ती भी हो सकती है। इसके बाद राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, ये पढ़ा। और किसी भी फर्म द्वारा जो मध्यवर्ती वस्तु है, यदि उसके फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, लेखा वर्ष के अंत में बच जाती है तो वो उसके लिए अंतिम वस्तु होगी। ये दैट्स इम्पोर्टेंट, हमने ठीक से पढ़ा है, समझा है, और मैं उम्मीद करता हूँ इसको याद भी आप रखेंगे। उपभोक्ता वस्तुएं पूंजीगत वस्तुओं के बारे में पढ़ा। कंज्यूमर्स गुड्स, कैपिटल गुड्स दोनों ही फाइनल गुड्स होती हैं, अंतिम वस्तुएं होती हैं, ये हमने पढ़ लिया था। उपभोक्ता वस्तु की परिभाषा। उपभोक्ता वस्तु 4 तरह की होती हैं: टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, गैर टिकाऊ सेवाएं, सर्विसेज। पूंजीगत वस्तुओं की परिभाषा के बारे में पढ़ा। एक ये लाइन, ये क्वेश्चन बन जाता है, सभी पूंजीगत वस्तु उत्पादक वस्तु होती हैं, परंतु सभी उत्पादक वस्तु पूंजीगत वस्तु नहीं होती, क्यों? इसके बाद सभी मशीनें पूंजीगत वस्तु नहीं होती, तो इसका एग्जाम्पल जो आपके घर में सिलाई मशीन है, वो मशीन है लेकिन पूंजीगत वस्तु नहीं है, केवल आपके घर में अंतिम उपभोक्ता वस्तु है। ठीक है, इसके बाद स्टॉक और प्रवाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।